हिंद द हिंदू के एनालिसिस में आप सभी को स्वागत है। एक हाथ में ले लीजिए चाय और साथ में स्टार्ट करते हैं द हिंदू का एनालाइज। तो पहली खबर सबसे पहले आपको मिलने वाली पीएफआई की। 109 आदमी को अरेस्ट कराया है एनआईए द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा और आपकी ईडी के द्वारा। इसमें से पीएफआई के 109 लीडर को आपका अरेस्ट किया गया है और 15 स्टेट में एक तरह से सर्च वारंट हुआ था, जिसमें से आपकी केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन इतनी जगहों से 109 लीडर्स को अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं मेन, जैसे कि आपका ये कह सकते हैं कि आपका ब्लैक मनी, इसके अंदर कर सकते हैं कि ब्लैक मनी है और कुछ कारणवश है जिस कारण आपका ये टेरर फंडिंग में भी इनका थोड़ा सा माना जा रहा है। तो ब्लैक मनी वगैरह के रूप में इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो ये खबर थोड़ी सी काम की है। इसके अलावा एक खबर यहाँ पर है, तो भी माना जा रहा है कि जॉय बाइडेन है। पहले तो खबर ही आपको साइड में बता देता हूँ कि जॉय बाइडेन ने अभी भारत को संयुक्त राष्ट्र की एक 5 मेंबर जो कमेटी थी स्थाई के लिए, उन्होंने अपना सपोर्ट दे दिया है, स्थाई जो मेंबर होता है उसके लिए। तो ये साइड की खबर थी। पर हम बात करते हैं यूक्रेन इशू की, है ना। यूक्रेन और अभी रशिया में युद्ध चल रहा है, तो इसके मुद्दे के ऊपर भी भारत ने यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी मिस्टर जयशंकर ने ये बात रखी कि जो ये है ना, ये आपका एक तरह से अपना कंसर्न दिखाया है यूक्रेन और रशिया के जो बीच में युद्ध चल रहा है। तो इसमें कहा है कि सेट दैट द कॉन्फ्लिक्ट वाज मैटर ऑफ प्रोफाउंड कंसर्न फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी। तो उन्होंने ये बोला है कि यार जो मैटर हो रहा है ना, यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो रहा है, ये एक तरह से ग्लोबल कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। तो इसके ऊपर अभी अपनी राय रखी है और ये माना जा रहा है कि देखो, द फ्यूचर आउटलुक अपीयर्स इवन मोर डिस्टर्ब। तो जो फ्यूचर है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। ही सेड अ डे आफ्टर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस्ड ए पार्शियली मोबिलाइजेशन ऑफ 300,000 पोटेंशियल कॉम्बैटेंट्स एंड द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर एक्शन। तो अभी आप ये मान सकते हैं कि 300,000 से ज़्यादा की सैनिक भी भेजने वाला है और न्यूक्लियर एक्शन को भी यूज़ होने वाला है। उससे पहले ही उनके बाद में ये बात रखी गई है ना, आपके हमारे मिस्टर जयशंकर द्वारा, है ना। और उसके बाद मेन खबर आपको और मिलने वाली है कि मास्क जो है वो दिल्ली से बंद होने वाला है। पहले बहुत ज़रूरी था कि पब्लिक प्लेसेस पर आपको मास्क लगाना है, लेकिन धीरे धीरे अभी पब्लिक प्लेसेस में मास्क लगाना अब ज़रूरी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ और ख़ास नहीं है। ये है मॉइस्ट मूवमेंट इज़ नाउ ऑन द ABB अलॉन्ग द आंध्र ओडिशा बाउंड्री। तो एक तरह से आपका जो ये ट्राइबल एरियाज के नक्सलवादी होते हैं, इनका जो हमला वगैरह था ना, वो धीरे धीरे कम होता है ना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बाउंड्री की तरफ भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो और इसके लिए काम कर रही है मिलिट्री वगैरह भी काम कर रही है। तो एक तरह यहाँ पर ही खबर दी गई थी। इसके बाद ये सिटी वाला है जो कि हमारे काम का नहीं होता है, हमारे लिए आपको ये ध्यान नहीं रखना होता है। इसके बाद सिटी का है एक पेज। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी यहाँ पर बताई गई है। ये बताया जा रहा है कि दोषी कौन। एक ये उस टाइम की बात है जब सिखों के लिए, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो सिख विरोधी दंगे हुए थे। तब उस टाइम ये एक अंकल हैं जिनकी 65 साल की अभी उम्र है, वो उन्होंने अपनी कहानी बताई गई किस तरह से उनके परिवार को मारा गया और किस तरह से उनके भाई की, उनकी बहन की और उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। अपने परिवार में एक जन है जो कि फिर दूसरी जगह जाकर रहने लगे। तो स्टोरी आप पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा इंस्पायर करेगी और किस तरह से दंगे होते हैं, किस तरह से लोगों ने उनके परिवार को मारा, यहाँ आप जान सकते हैं। इसके बाद कुछ मेन खबर यहाँ पर है। तो अब फ्लेवर ऑफ फेस्टिविटी, है ना। तो अब दिल्ली में अब पैंडमिक के बाद अब देखो रामलीला शुरू होने वाली है। पैंडमिक के बाद देखो ये एक तरह से फेस्टिवल का सीज़न आने वाला है। इसके बाद अब देखो मेन खबर ये है कि यहाँ पर आपको मेन खबर मिलेगी। एक तो ये छोटी सी खबर ये है कि राहुल मैसेज टू गहलोत, वन मैन वन पोस्ट इन कांग्रेस। तो ये अभी कांग्रेस की पार्टी प्रेसिडेंटशिप के लिए अभी बात हो रही है। तो एक तो आपके अशोक गहलोत का नाम था और एक शशि थरूर का नाम था। और उसके बाद अभी माना जा रहा है कि अगर गहलोत प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्हें अपना चीफ मिनिस्टर का जो पद है राजस्थान का, वो उनको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व जजमेंट इन हिजाब केस। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी उनका ये चल रहा है कि जो भी केसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में आपका हिजाब का रिलेटेड, उनमें ये कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट की तो है, लेकिन यार स्कूल वगैरह में ये जो हिजाब वगैरह है ये पहनने का अभी पहले मना कर दिया गया था, बैन कर दिया था स्कूल वगैरह पहनने के लिए। तो और जो हिसाब है इसको ये कंक्लूड किया जाता है कि
ये एसेंशियल नहीं है आपके इस्लाम प्रैक्टिसेस में, मतलब इस्लाम में ज़रूरी नहीं लिखा है कि हिजाब पहनना है। और हिजाब से रिलेटेड कभी आपको मैटर देखने को मिलेगा ईरान में, जो कि आने वाली खबरों में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं। इसके बाद और भी कुछ खबरें यहाँ पर एडिटोरियल्स आए, एडिटोरियल्स हमारे अभी आपको पढ़ने पड़ेंगे वो तो। यहाँ पर ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला है। इसमें एक मेन खबर ये दे रखी है आपके, एनालाइजिंग द किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। तो किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में जो भी, अरे किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के लिए बीच में तो देखिए, इसमें किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में जो अभी युद्ध चल रहा है उसका मेन रीज़न आपको माना जा रहा है कि देखो जल, ज़मीन है ना, ये मेन रीज़न है, लैंडस्केप वगैरह है ना। वहाँ पर देखो देखो जब मतलब 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की वो बाउंड्री शेयर करता है ना, जो कि डिस्प्यूट के अंदर आती है ना। तो ये माना जा रहा है कि यार यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना वो ज़्यादा बाउंड्री का गैप है नहीं बीच में। जैसे कि आप सिक्योरिटी की बात करो तो वो था नहीं पहले, तो क्या करते थे लोग एक दूसरे की लैंड को यूज़ ले लेते थे। जैसे ग्रेजिंग के लिए किर्गिस्तान तजाकिस्तान की लैंड को यूज़ ले लेता था। पर अभी ये मुद्दा बना हुआ है कि यार जो पानी वानी है आपकी खेती वेती के लिए, वो उसके लिए भी यार सबको होता है कि आपका अगर जैसे भारत का पानी तो भारत में रुके तो भारत को लोगों को ज़्यादा फायदा मिले। इस तरह से किर्गिस्तान और तजाकिस्तान में कि लैंड का और वाटर का एक बहुत बड़ा इशू कन्वर्ट हो गया, इसमें 100 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये रीज़न इसके अंदर एक माना जा रहा है मेन, है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद निकाह हलाल एंड लॉन्ग कोर्ट बैटल। तो इसमें क्या है, निकाह हलाल होता है क्या, निकाह हलाल का अगर आप समझ लीजिए कि निकाह हलाल ऐसे होता है कि जैसे एक मैन है और एक वीमेन है मुस्लिम, तो आदमी ने अगर महिला को तलाक दिया तो वो 3 बार ट्रिपल तलाक बोल देता था, जैसे तलाक मिल जाता है महिला को। पर अगर महिला को फिर से अगर उस व्यक्ति से शादी करनी है तो उसे एक ए आदमी जिसने पहले से शादी कर रखी थी उस महिला को अब बी आदमी मतलब किसी और आदमी से शादी करनी पड़ेगी, बी आदमी से। फिर वो बी आदमी को फिर से तलाक देगी, फिर वो वापस ए आदमी के पास जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पर तीसरे आदमी का एक इन्वायरमेंट है ना, इन्वॉल्वमेंट है, जिस कारण से एक तरह से। और ये रेप के रूप में भी अभी बोला गया है कि रेप के लिए भी इसको रेप का केस बनाया जा सकता है, रेप के केस में इसको इंक्लूड करा जा सकता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ। वैसे भी ट्रिपल तलाक की बहुत ज़्यादा राजनीति हुई थी और इस पर भी होने की संभावना है। तो ये देखो बाकी बड़े बड़े देशों में नहीं है, जैसे कि इस्लामिक जो कंट्री है उनमें ये नहीं चलता, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब ये माना जाता है कि अगर आपको तलाक के बाद वापस शादी करनी है, मुस्लिम अगर आप समुदाय से हैं तो आपको ये निकाह हलाल फॉलो करना पड़ेगा। एक कह सकते प्रथा है निकाह हलाल। तो अभी इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, मतलब कमेटी बैठी है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। इसके बाद खबर और आगे आ रही है कि ये पीएफआई वाली बात है, ठीक है। पीएफआई ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है ना, इसमें से 100 मेंबर से ज़्यादा को भी गिरफ्तार किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने और ईबी वगैरह मिलकर, है ना। तो एक तरह से इनका पीछे मना जा रहा है ब्लैक फंडिंग वगैरह का, इनका ब्लैक एक तो ब्लैक मनी फंडिंग वगैरह का कुछ रीज़न जिसके कारण इनको गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद EWS कोटा क्लेम्स टू बी फॉर पुअरेस्ट और पुअर बट डिनाइज मस्ट मोस्ट डिप्राइव। तो ये EWS उनको मिलता था जिनको जिनकी सैलरी 8 लाख से कम होती, एक तो है ना। एक तो मतलब ये बताया जा रहा है कि यार पुअरेस्ट से पुअर को मिलना चाहिए ना EWS कोटा। पर EWS में कोटा में केवल वही लोग क्यों हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो क्यों नहीं जो SC ST, क्योंकि वो भी तो पुअर हो सकते हैं। तो एक तरह से ये फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। और अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान आया था कि यार EWS कोटा जो है ये 50% जो रिजर्वेशन है उससे हट के। पर फिर भी इस पर एक आपका एक तरह से फाइल हुई है, तो इस पर बातचीत होगी। तो अभी इसके ऊपर और मुद्दे आने हैं जो कि बाद में जब भी आएंगे तो मैं आपको इसमें शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि जो अगर पुअर की बात हो रही है तो इसमें सारी जितनी भी कम्युनिटी उनको भी ऐड करना चाहिए। तो इस पर अभी बात चल रही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये है कि देखो सब कम्युनिटी को आरक्षण मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से जनरल वालों को भी थोड़ा सा आरक्षण मिलना चाहिए। बट हाँ, ये है कि एक लिमिट में सबको मिलना चाहिए, क्योंकि देश के सबसे बुरा मतलब आपका देश का आप बोल सकते हैं कि अपना देश इतना पिछड़ क्यों रहा है, तो इसके पीछे लोगों ने आरक्षण को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर बोला गया कि मुद्दा है। यहाँ तक कि आप जो जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो भी इसको एक बड़ा रीज़न मानते हैं। तो इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा फैसला लेना चाहिए
जिससे ये सबको बेनिफिट दे सकें, चाहे से वो जनरल में हो, चाहे से वो शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे से वो ओबीसी में हो, सबको मौका मिलना चाहिए ना। इसके बाद खबर आगे देखते हैं, कोई खबर काम की है तो यहाँ पर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट साइंस 1700 करोड़ डील फॉर ब्रह्मोस मिसाइल्स। तो अभी 1700 करोड़ की डील हुई है ना, ठीक है। अभी तो इसमें क्या होगा, सरफेस टू सरफेस क्राइसिस मिसाइल होगी, है ना, और 2P-15B क्लास ऑफ स्टील्थ गाइडेड मिसाइल्स, है ना। तो इस तरह की मिसाइल्स के लिए भी यहाँ पर एक तरह के दोनों के बीच मीटिंग हुई थी और वहाँ पे एक डील हुई है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, कोई खबर आपको मेन दिखती है तो एक तो ईरान कब्स इंटरनेट एक्सेस एज प्रोटेस्ट क्लेम 11 लाइव। तो अभी इंटरनेट एक्सेस बंद कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि एक महासा अमीनी नाम की एक लड़की थी 22 साल की, उन्होंने जो हेड स्कार्फ होता है, सिर पे पहनने का होता है ना, उसको गलत मतलब इम्प्रॉपर वे में पहना था, जिस कारण से ये बहुत बड़ा मुद्दा उछल चुका है। अब बहुत सारी जगह पे ईरान में एक तरह से वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस कारण से इंटरनेट एक्सेस बंद हो गया था और इनको गिरफ्तारी हो गई थी, जिस कारण से who have been detained for alleged wearing hijab, है ना, headcraft in an improper way। तो एक तरह से ये इन द कस्टडी ऑफ मोरालिटी पुलिस, तो ये पुलिस की कस्टडी में एक तरह से ना, ठीक, इस तरह की बातें यहाँ पर बताई गई थी। फोकस ऑन वैक्सीनेशन रिटर्न टू नॉर्मलाइजी चाइना CDC साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट एंड रिसर्च एट चाइना सेंटर्स फॉर disease control and prevention have made a rare calling urging Beijing to focus on a booster vaccination campaign and consider an exit strategy out of President Xi Jinping's zero COVID approach। तो इन्होंने बोला कि यार जो बूस्टर वैक्सीनेशन पे कैंपेन पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। तो CDC एक साइंटिस्ट की कंपनी, रिसर्च कंपनी है, जिसने ये बात रखी है ना, ये ज़्यादा काम करनी, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं। बट इसमें से एक मेन खबर जो है वो ये है कि रुपीज़ slides to new law of 80.79 on FE, है ना, FAD रेट इंक्रीज स्टैंड। तो अभी जो भारत की जो मतलब मुद्रा है रुपी, उसकी कॉस्ट है ना $80.79 के हिसाब से हो चुकी है, मतलब बराबर हो चुकी है। जिस तरह से ये क्योंकि जो आपकी US फेडरल रिजर्वेशन इंक्रीज अपनी ना, उन्होंने US फेडरल रिजर्व है, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दिया है, जिस कारण से ये आपके भारत की जो रुपए की कीमत है वो घट चुकी है। पहले 75 समथिंग 76 समथिंग था, फिर वो 80 हुआ, फिर 80 हो गया। तो इस तरह से धीरे धीरे घटते जा मतलब भारत की रुपये की कीमत घटती जा रही है। तो ये यहाँ पर ये क्राइसिस हो सकता है, बाद में क्राइसिस का एक रूप ले सकता है, ये सब बताया गया है। तो मुझे लगता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैंने सिंपल फॉर्म में आपको बताने की पूरी कोशिश करी जो मेन खबरें थी, और शायद तक जहाँ मेरे से कमी रह गई मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपको कोई टॉपिक है जो मुझे जानना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।